Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Divya Morwal, your physics teacher at Motion Education. I hope आप लोग ने सारे चैप्टर्स बहुत ही बढ़िया से पढ़े हैं. हमने सिंस हर एक चैप्टर का शॉर्ट में रिवीजन करा है, बट पॉइंट टू पॉइंट किया है, सारे फॉर्मूलाज कवर किए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट कवर किया है. इवन हमने ये भी सीखा कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें इन बोर्ड्स. करेक्ट है ना? तो हम आई थिंक हम सब प्योर रेडी हो चुके हैं हर एक तरीके से एग्जाम को देने के लिए. सो आज के इस लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट चीजें देखने वाले हैं. जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस. बिल्कुल. और यकीन मानिए, अगर आपने ये क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए और इनका आंसर एकदम करेक्ट निकाला, तो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं. बट बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सारे लेक्चर्स याद देखे हुए होने चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, हर एक चीज आपको टिप्स पर होनी चाहिए. अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. अब वहां पे जाकर प्लीज लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा. ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बहुत सारी चीजें आज शॉर्ट में कवर करने का ट्राई करेंगे. हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएं. अच्छा, एक चीज और बेटा, आप लोगों को पता है कि बोर्ड ने कुछ चीजें चेंज करी है. करेक्ट है ना? उसने अपना रिड्यूस्ड किया है अपना सिलेबस, प्लस एमसीक्यू, असर्शन रीजन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें नहीं है. तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि सीबीएसई बोर्ड्स ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे. बिल्कुल करेक्ट, उसके भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे. सो आप ये मान के चलो, प्रीवियस ईयर तो हम लोग कर ही रहे हैं. करेक्ट. साथ ही साथ हम सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस करेंगे. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप लोग का पुराना तो प्रिपेयर है, ठीक है, और जो पैटर्न अब बोर्ड फॉलो कर रहा है उससे भी हम नोन हो जाएंगे. करेक्ट. सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्लस कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है? दोनों ही क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे. क्लियर? देखो, सी क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में असर्शन रीजन बहुत ही कम बनता है. देखो, असर्शन रीजन वैसे ब्रॉडली अगर देखा जाए तो वो मेनली आपका बायोलॉजी से बनेगा या केमिस्ट्री से बनेगा. करेक्ट. फिजिक्स से अगर उसको असर्शन रीजन बनाना है तो फिर हमारे पास चैप्टर्स बचते हैं लाइट, मैग्नेटिज्म. ठीक है? इनसे बहुत ही बढ़िया असर्शन रीजन क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है? तो हम यहाँ पर डील करेंगे सब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ. ठीक है? सब्जेक्टिव में भी हम ये चीज देख रहे होंगे कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है ना? बिकॉज क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट याद है. फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलो कि चलो बेटा बताओ कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो आपको एकदम फटाफट से माइंड में क्लिक होगा कि यार जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो हमने पढ़ा है, H = I² RT. ठीक है? बट जब इस पे न्यूमेरिकल आता है तो फिर हम फैल जाते हैं कि नहीं, हम कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करें, ये सारी चीजें आपके माइंड में चलती है. करेक्ट. तो ये सब चीजें आज हम देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा. ठीक है? ये क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है सैंपल पेपर में से जो रिसेंटली सीबीएसई ने हमें प्रोवाइड किया है. ठीक है? आई होप आप सबने सैंपल पेपर देखा होगा. नहीं देखा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे. ठीक है? और ये हर चैप्टर में होने वाला है. ठीक है? तो आपने नहीं भी देखा तो इट्स ओके, इसमें कुछ नहीं जाता. चलो देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. एक सिंपल सा सर्किट दे रखा है. क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इस पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस यहां पर आपको दिया गया है. देखो, अ स्टूडेंट हैज 2 रेजिस्टर्स. पहली बात 2 ओम और 3 ओम का. ठीक है? नाउ शी हैज टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2. उसके पास 2 ऑप्शन है. ठीक है? एक स्टूडेंट है, उसके पास 2 ऑप्शन है. उसके पास एक है 2 ओम का रेजिस्टेंस और एक है 3 ओम का रेजिस्टेंस. ठीक है? सो बेसिकली रजिस्टर होता है, उसका एक रेजिस्टेंस गिवन है. अब यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो R1 4 एम्पियर आपको गिवन है. नाउ आपको R2 की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट उसका एंटायर सर्किट का
जो करंट है वो आए 9 एम्पियर, देन शो बाय कैलकुलेशन विच ऑफ द टू रजिस्टर शी शुड यूज। ठीक है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन समझ आया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सर्किट है जिसका आपको यहाँ पर 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है अलोंग द सर्किट। ठीक है, नाउ एक रेजिस्टेंस है 4 एम्पियर 4 ओम, और एक रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है सच दैट, अब वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कंडीशंस क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पर लगेगा या फिर 3 ओम का लगेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही आसान सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सबसे पहले जस्ट आइडेंटिफाई कि ये वाला और ये वाला रजिस्टर किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पहले फाइंड आउट करो। तो बहुत ही आसानी से हमें ये समझ आ चुका है कि ये दोनों तो पैरेलल में है। कैसे पता चला, अरे यार तुम लोग सीख कर आए हो कि जब एक रजिस्टर का दूसरे रजिस्टर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो फिर वो कैसे होते हैं, पैरेलल। और डायरेक्ट भी कैसे, एज इन कि फर्स्ट वाले रजिस्टर का फर्स्ट एंड, सेकेंड वाले रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो, फर्स्ट वाले रजिस्टर का लास्ट एंड सेकेंड वाले रजिस्टर के लास्ट एंड से कनेक्टेड हो। जब ये दोनों इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं तो फिर ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ आ रही है ना। देखो ये वाला रजिस्टर का एक एंड ये रहा, इसका सेकेंड एंड ये रहा, इस वाले का एक एंड ये रहा, सेकेंड एंड ये रहा। देखो there's a direct connection, there's a direct connection। so ये चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट कनेक्शन है तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में। तो सिंस हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये समझो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप जो सर्किट क्वेश्चन में दिया है, सॉल्यूशन डाल के सबसे पहले वो सर्किट बनाओगे, करेक्ट। फिर उसमें लिखोगे गिवन, फिर क्या लिखोगे उसमें, गिवन। क्या गिवन है भैया, मैं बताओ, देखकर बताओ क्या गिवन है, पता चल रहा है क्या 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 गिवन है। एक तो हमें बड़ा बड़ा यहाँ पर 12 वोल्ट दिख रहा है। ठीक है, दैट मीन्स 12 वोल्ट इज गिवन टू अस। अच्छा, क्या करंट दे रखी है क्या कि इस पूरे सर्किट में कितनी करंट जाएगी, क्या ये गिवन है क्या हमें? बिल्कुल, हमें ये भी पता है। पूरे सर्किट में बोलो कितनी करंट जाएगी, पूरे सर्किट में जा रही होगी 9 एम्पियर। कितनी करंट जा रही है बेटा पूरे सर्किट में, 9 एम्पियर। क्लियर, पक्की बात, ये समझ आया। अब हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। तो क्या हम V और I से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जिसमें V हो, I हो और R हो? याद करो, याद करो, पढ़ा था हमने कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हर जगह टपक जाता है। हम उस फॉर्मूले को, हमने उसे पोटेंशियल डिफरेंस में भी पढ़ा है, हमने उसे अपने इलेक्ट्रिक पावर के अंदर भी पढ़ा है, हमने हर जगह उसका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर भी हमने वो चीज पढ़ी है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है ओम्स लॉ। तो आप यहां से लिखोगे यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर। तो दैट मीन्स क्या R इज इक्वल्स टू V बाई आई होगा? होगा यार। I देखो V इज इक्वल्स टू आई आर है ना, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई, ये हमने पढ़ा है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, चलो अब सिंपल वैल्यूज पुट कर दो। इससे हम क्या निकालेंगे, हम निकाल रहे होंगे यहाँ पर पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, कि इस पूरे ही सर्किट में इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस होगा। क्लियर, ठीक है। तो V कितना बोलो, 12, I कितना 9, तो दिस विल बिकम 4/3 ओम। इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4/3 ओम। पक्की बात। अब यहां से हमारे लिए कहानी बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज हमें एक रेजिस्टेंस पता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है ना, और हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। और हम एक और चीज जानते हैं, क्या? सिंस, आप लिखोगे एग्जाम में सिंस, इसको सिंस बोलते हैं, ठीक है ना, पता होगा यार, मैथ्स में तो हर जगह हम यूज करते हैं। तो सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, R1 एंड R2 किस में है, पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल का कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल तो बताओ। हम नहीं बोलते R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
क्या हम पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसी तरीके से निकालते हैं क्या? बिल्कुल, ठीक है, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ऐसे ही निकालते हैं जब भी दो रेजिस्टेंस की बात होती है, ठीक है। ये कैसे आया? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमने चीज डिस्कस कर रखी ऑलरेडी। चलिए अब देखो, यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट कर दो। क्या R इक्विवेलेंट पता है? क्या हमें बिल्कुल पता है। क्या है R इक्विवेलेंट? 4/3। R1 बोलो कितना है? 4। R2 हमें निकालना है, ठीक है, तो दिस विल बिकम 4 प्लस R2। क्या ये चीज क्लियर है कि ये चीज कैसे आई? देखो, R1 की जगह हमने 4 रखा, फिर इस R1 की जगह 4 रखा, ये हमारे पास इक्वेशन बच गई। अब इसको सॉल्व करो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना यार इतना मैथ्स में। देखो 4 इंटू 4 16 प्लस 4R2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 12R2। अब सिंपली कैंसल आउट कर दो, लाइक कैंसल आउट उधर, 4 उधर जाएगा तो कितना बचेगा बोलो? 12 माइनस 4 8R2। तो R2 की वैल्यू क्या यहां से 2 आ गई क्या? देखो 16 डिवाइडेड बाय 8, दिस विल बिकम 2 ओम। तो R2 की वैल्यू 2 ओम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टूडेंट के पास कितने थे? 2 रेजिस्टेंसेस थे, एक था 2 ओम का, एक था 3 ओम का। तो वो कितने रेजिस्टेंस यूज, कौन सा रजिस्टर यूज करेगी कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/3 ओम हो जाए, प्लस उस रजिस्टर को यूज करते ही उस पूरे सर्किट के अंदर 9 एम्पियर की करंट दौड़ने लग जाए, ठीक है। तो हमने सिंपल निकाल लिया कि कितना रजिस्टर, कौन सा यूज करना है उसे, 2 ओम वाला रजिस्टर। सो इतना ही आसान था इसे सॉल्व करना। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस जाओ, क्या किया करो, सबसे पहले ये देखो, जस्ट आइडेंटिफाई कि जितने भी रजिस्टर्स उस सर्किट के अंदर लगे हुए हैं वो सारे रजिस्टर्स सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं। क्लियर? देन उसके बाद जस्ट आइडेंटिफाई कि अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इस तरीके से सॉल्व करो, सीरीज में है तो R1 प्लस R2, ठीक है। देन उसके बाद करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी रजिस्टर का। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, बस इन्हीं सब फॉर्मूले के साथ खेल जाओ और आंसर आ जाता है। इतना ही इजी है इन्हें सॉल्व करना। नाउ अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है और आपका भी सेम 2 ओम आंसर आया है तो प्लीज मुझे बताइए इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। और जिसका आंसर नहीं आया है 2 ओम या जिसको समझ ही नहीं आया कि यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्लीज बेटा जितना भी एक्सप्लेनेशन था एक बार फिर से सुनिए, डेफिनेटली समझ आएगा। चलिए सो यहाँ पर हम देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है। प्लीज डायग्राम को देखकर घबराइएगा मत कि यार ये क्या आ गया, है ना। तो देखो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है किसी भी डायग्राम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे पहले डायग्राम को स्टडी करो कि डायग्राम में है क्या क्या। चलो साथ साथ स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहली बात, 60 वोल्ट की हमें एक बैटरी दे रखी, ठीक है, और यहाँ पे A, B, C और D बल्ब्स हैं। और आपको ये चीज और पता है कि सिंस A इज द यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, तो हर एक के बल्ब के अंदर अलग अलग अमाउंट में करंट जा रही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट A, B, C, D and R 4 लैंप्स, क्या हैं? 4 लैंप्स हैं, ठीक है, आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट, एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको चीजें समझाई हैं वो पूरी आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ो, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप्स अरेंज्ड इन सीरीज और पैरेलल। तो देखो यार हमने ना सीरीज और पैरेलल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा है, कैसे हमें सिर्फ डायग्राम देखकर पता चल जाए कि ये सीरीज है या पैरेलल है। तो देखो बेटा सीरीज मतलब ऐसे साथ साथ ही कनेक्टेड हो तो सीरीज, ठीक है। पैरेलली मतलब इसका फर्स्ट एंड इसके फर्स्ट एंड से और इसका लास्ट एंड इसके लास्ट एंड से कनेक्टेड हो, तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या अभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये सीरीज है या पैरेलल है? ऑफ कोर्स आप कर पाओगे बिकॉज सीरीज पैरेलल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सीधा जाता है पैरेलल में। चलो मान लो, लेट सपोज आपको ना समझ ही नहीं आ रही कि ये सीरीज है पैरेलल है क्या है,
तो एक चीज याद रखो बेटा कि हम सब के घर में जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं या जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सब कनेक्ट होते किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही ना कि सीरीज है या पैरेलल है, लेट्स सपोज इस टाइप का ही कोई क्वेश्चन आ गया तो प्लीज याद रखिएगा सारे डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। कूल, चलो अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस। अच्छा, दो एडवांटेज बोले इसने, दो एडवांटेज बताने हमें पैरेलल के, ठीक है, हमें किसके बताने, पैरेलल के एडवांटेज। अब देखो पैरेलल में पहली चीज, हम घरों में सारे डिवाइसेस को पैरेलली कनेक्ट क्यों करते हैं, कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन बहुत ही आसान है, हमें पता है कि पैरेलल के अंदर क्या होता है, क्या सेम होता है, बोलो, आता है यार आप लोगों को, पैरेलल के अंदर वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और करंट अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम सबके घरों में 220 वोल्ट का सप्लाई आता है, ठीक है, तो सारे डिवाइसेस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या, सेम। अब पैरेलल में लगाने का फायदा ये होता है, लेट सपोज आपने बहुत सारे डिवाइसेस, आपके रूम में एसी ऑन है, आपके रूम में उसी रूम में फ्रिज भी है, प्लस उसी रूम में आपके फैन भी है, व्हाटएवर जितने भी डिवाइसेस है। अब क्या होगा, लेट सपोज इफ इन केस कोई एक डिवाइस आपका खराब हो जाता है, तो अब सिंस हर एक डिवाइस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, हर एक डिवाइस के अक्रॉस आपको उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सो इफ इन केस अगर आपका एक डिवाइस खराब भी हो जाता है ना, तो बाकी सारे डिवाइस आपके बढ़िया से काम करेंगे, बिकॉज सबके अंदर अलग अलग अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। सीरीज में कहानी बिल्कुल ही नहीं होती। सीरीज में क्या होता है, देखो लेट सपोज एक ही डिवाइस है, एक ही डिवाइस है, ठीक है, अब जो करंट इसमें जानी है वही इसमें जानी है, ठीक है। अब लेट सपोज ये वाला डिवाइस हमारा क्या हो गया, खराब हो गया, अब क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी, और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी तो आगे जाएगी क्या, नहीं जाएगी। और करंट का जो पूरा फ्लो होता है बेसिकली पॉजिटिव से निकलना चाहिए और नेगेटिव में आना भी तो चाहिए। सो अगर बीच में ही फॉल्ट आ गया तो नेगेटिव टर्मिनल तक करंट पहुंचेगी नहीं, और भी सारे डिवाइस है ना काम करना बंद कर देंगे। सो इट्स बेस्ट वे टू कनेक्ट दी ऑल डिवाइसेस इन पैरेलल, ठीक है, लिख लोगे। तो हमें सिर्फ दो एडवांटेजेस लिखने थे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विद द प्रॉपर कैलकुलेशंस व्हिच लैंप ग्लोज द ब्राइटेस्ट। अब देखो जब भी हमारे पास, देखो पावर के हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े और भी पढ़े हैं, बट मेनली हम सीरीज और पैरेलल के रेफरेंस में बात करें तो पैरेलल में हम पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई। याद रखिएगा पैरेलल में आप यूज करोगे पावर इज इक्वल टू वी आई, बिकॉज करंट हमारे यहाँ पर डिफरेंट है और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। बट जब हमारे डिवाइसेस या फिर लेट सपोज आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दे दिया और उसमें आपको पावर निकालनी है, देन आप यूज करोगे पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। समझ आ गई। अब देखो यहां पर हमसे ये बोला है कि आपको सिंपल ये बताना है कि इनमें से कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, और सिंस सारे ही बल्ब्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। अब यहां से हमें एक चीज समझ आ रही है कि V तो क्या है, सब में सेम, V तो क्या है, सब में सेम, तो बोलो पावर की डिपेंडेंसी डायरेक्ट अब किस पे आई, पावर की डिपेंडेंसी अब डायरेक्ट आई है हमारी करंट पर। कूल। तो देखो यहां से क्या होगा, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब जिस डिवाइस में ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है उस डिवाइस में हमें वो ब्राइटेस्ट मिलेगा। सो सिंपली यहां पर जिस लैंप में देख लो किस लैंप में ज्यादा अमाउंट में करंट जा रही है वो लैंप ब्राइटेस्ट होगा। अब सिंस ये तो हो गई थियोरेटिकल बात, इसने आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको कैलकुलेशन करके बतानी है ना, तो आपको कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि इस हमारा क्या दे रखा है, लैंप है ना ये, हाँ, तो किस लैंप में ज्यादा ग्लो होगा, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन से उसे प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इन सब में से किस में ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है, ऑब्वियसली सी वाले बल्ब में, ठीक है ना, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है और उसमें 3 है। सबसे हाईएस्ट अमाउंट में करंट किस में फ्लो हो रहा है बेटा, इन लैंप सी, ठीक है, लैंप सी में क्या हो रहा है, हाईएस्ट अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। तो कितना होगा बोलो, पावर बोलो कितनी,
60, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना 60, करंट इसके अंदर कितना जा रहा है 5, करंट इसके अंदर कितना जा रहा है 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 5 जा 30, तो 300 वॉट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट हमारा कौन सा होगा, बल्ब सी। अच्छा लेट सपोज कि ठीक है, आप तो बोलोगे कि यार मैम आपने ऐसे ऐसे बता दिया, अब इसको क्रॉस चेक कर सकते हो आप। कैसे करोगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम, करंट सबका अलग। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस याद रखिएगा कितना है, इसके अक्रॉस भी 60, इसके अक्रॉस भी 60, इसके अक्रॉस भी 60 और डी वाले के अक्रॉस भी 60। ठीक है, तो ए वाले में चेक करते हैं, देखो 60 इंटू 3 180, देन बी वाले के अक्रॉस 60 इंटू व्हाट 4 एम्पियर। ठीक है, तो 240। अब देखो दोनों ही इससे छोटे हैं, अब इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम, बिकॉज 3 वापस अगेन डी में 3 जा रहा है ना, तो 3 इंटू वॉट 3 इंटू 60 कितना होगा, अगेन 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन के साथ भी प्रूव कर दिया कि जिस बल्ब में या जिस लट्टू में हमारी सबसे ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है, वही वाला ज्यादा क्या होगा, ब्राइटेस्ट होगा। तो इसी के साथ हमारा लैंप सी क्या बनता है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट बल्ब। ठीक है, तो बेटा प्लीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ना ऐसा कुछ डायग्राम आ गया तो एकदम कंफ्यूज हो गए कि अब इसे अटेम्प्ट कैसे करें। देखो जैसे स्टार्टिंग में बट ऑब्वियस है, लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल वे में जा रहा है ना, बट जैसे जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़े, हमने साथ ही सॉल्व किया है। ठीक है, एंड आई होप कि बड़े ही इजीली ये चीज आपको समझ भी आई है। अच्छा और कुछ पूछ रहा है क्या, एक और चीज, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ये बोल रहा है इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस बताने के लिए देखो सीधा फंडा है, V इज इक्वल टू आई आर ना, आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में काम करेगा, अभी तक आप नोटिस कर ही रहे होंगे ये चीज। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज यूज होगी। सो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ। इस फोर्थ में सिंपल हमें निकालना है करंट, सॉरी रेजिस्टेंस ना, नेट रेजिस्टेंस बोलो टोटल रेजिस्टेंस बोलो एक ही बात है। ठीक है, अब V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज इक्वल टू V बाई आई, बट यहां पर हम करंट कौन सी यूज करें, है ना, हम 3 5 4 यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज टोटल करंट। ठीक है, हमें क्या यूज करनी है बेटा, टोटल करंट। तो यहाँ पे टोटल करंट निकाल लीजिए। टोटल करंट कैसे निकलेगा, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 15 एम्पियर। करेक्ट, यही होगा। चलो अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, सिंपल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। V बोलो कितना 60, I बोलो कितना 15, 16 डिवाइडेड बाय 50 4 एम्पियर। ठीक है, ये 4 एम्पियर ही आएगा बराबर। ठीक है, अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ पर ओम आएगी यूनिट, है ना, क्या लिखोगे आप, ओम, या तो OHM लिख लो या फिर सिंपल है ना ये वाला सिंबल बना दीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां प्रॉब्लम थे, या फिर ये कहूं कि जहां पर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा या फिर कॉन्सेप्ट वाइज चीजें नहीं समझ आएंगी, तो बहुत ही इजी है। देखो यहां पर अगर आप सोच रहे होंगे कि यार नेट करंट क्यों निकाली हमने, है ना, तो यहां पर ये चीज सोचने की बिल्कुल ही नीड नहीं है। या तो आप सिंपल ये करो, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालो, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, फिर सबको ऐड ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो बेटा देखो ना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर भी वही चीज करी है, इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट में कर लिया। अब यहाँ पर जहां तक बात है कि क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम की बात आएगी, तो देखो एक ही पॉइंट है जहां पर आप थोड़ा सा अटक सकते हो, वो है ये वाला पॉइंट, जहां पर आपको ये बताना है कि कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट होगा। ठीक है, तो देखो प्लीज ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा कि सिंस सारे डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम ऑब्वियसली यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम ये इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या निकाला, हमने ये पता लगाया कि कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा। ठीक है, और हमसे यही पूछा था, तो यही एक पार्ट मुझे ऐसा लगता है जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन इजी था।
क्वेश्चन आपके सामने ही है, ये है 2010 का क्वेश्चन। दिखने में थ्योरेटिकल लग रहा होगा बट नहीं है, है ना। पढ़ो, देखो क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट है, derive the expression for the heat produced due to current flowing for a time interval t through a resistor R having a potential difference V across its ends. With which name is this relation known? इतना ही आसान है ये। देखो उसने क्या किया, आपको समझ आया क्वेश्चन पढ़ के? उसने आपसे सीधा सीधा ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछा है। देखो अब उसने क्या किया, इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए उसने ना टाइम टी, करंट आई, पोटेंशियल डिफरेंस वी, रजिस्टर आर सब डाल दिया। तो आप सोचोगे यार ये क्या, इसमें तो सभी आगे क्या पूछना क्या चाह रहा है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, यहीं पे हमें हिंट मिल जाता है। हीट प्रोड्यूस जैसे ही उसने बोला ना, हमें कहीं और जाना ही नहीं, हमें कहीं और जाना ही नहीं। उससे हमें समझ आ गया कि यहाँ पर वो हमसे क्या लिखवाना चाह रहा है। वो हमसे लिखवाना चाह रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो लिख दो ना यार, अगर वो इतना बोल रहा है, देखो कितनी मेहनत करी उसने, सभी लिख दिया क्वेश्चन में, तो तुम इतना लिख दो, ठीक है। और आपको पता है कि ये चीज हमने बहुत ही अच्छे से लेक्चर में डिस्कस करी है, तो आप प्लीज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बढ़िया से डिराइव करके आना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोले तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यही क्या है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पक्की बात समझ आ रही है ना। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेटा बढ़िया से डिराइव करके आना। अच्छा सुनो, काम की बात ये है कि अगर आप डेरिवेशन में बीच में कहीं अटक गए, लेट सपोज, ऐसा होना नहीं चाहिए, मत करिएगा प्लीज ऐसा, बट अगर आप कहीं अटक गए तो तोड़ क्या है, तोड़ निकालना पड़ेगा ना। तो तोड़ ये है, क्या करो, जो भी फॉर्मूला इस पूरे डेरिवेशन में है ना, उनको याद कर लो, ठीक है। उनको क्या करो, याद करो। जैसे W इज इक्वल टू क्यू वी, है ना। अब इस फॉर्मूले को याद कर लिया, अब इसमें Q इज इक्वल टू आई टी रखा, Q इज इक्वल टू आई टी रखा तो VIT बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद वही वर्क डन स्टोर होता है एज अ हीट, ठीक है। फिर उसके बाद V की जगह आप ओम्स लॉ लगा दो, फिर I की जगह फिर ओम्स लॉ लगा दो। तो इन सब में आप चेंजेस करते करते इस तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर भी अटक गए, फिर भी अटक गए, तो फिर क्या करोगे, फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बढ़िया से लिखना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये तो मत लिखना, थप्पड़ पड़ेगी, सीरियसली कह रही हूँ। इस चीज को बेटा भूलना नहीं है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद आते ही ये चीज याद आनी चाहिए कि आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब जब आपने ये चीज लिख दी पूरी, इसके बाद क्या करो, बढ़िया से साइड में एक सर्किट बनाओ, एक बैटरी लगाओ, एक रजिस्टर लगाओ, उसमें से करंट दौड़ा दो और दिखा दो कि इलेक्ट्रॉन्स, करंट ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स उल्टे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जब आप वहां पर दिखाओगे तो वहां पर ये समझ आएगा कि ठीक है, इस बच्चे को डेरिवेशन में शायद ही कहीं अटक गया होगा, पर नॉलेज है इसको, है ना, बंदे को नॉलेज है ये चीज। तो बेटा प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हाउ मच हीट will an instrument of 12 watt produce in 1 minute if it is connected to a battery of 12 volt, ठीक है। वो हमसे पूछ रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट ने, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो 12 वॉट का है, प्लस 1 मिनट तक उसने काम किया है, प्लस कितने पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस, वो कनेक्टेड है 12 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो ये चीज आपको गिवन है। अब यू हैव टू फाइंड आउट हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस। क्या क्या गिवन है, गिवन लिख लो। सबसे पहली बात क्या गिवन है आपको, यहाँ पर गिवन है पावर 12 वोल्ट, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट को क्या मैं यहाँ पर 60 सेकेंड्स लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल, बिकॉज टाइम को हमें सेकेंड्स में लिखना पड़ेगा यार, ठीक है। नाउ इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब यार इसने तो है ना पावर दे दी और हमें याद नहीं आ रहा कि पावर और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कोई कनेक्शन था क्या, है ना। तो बेटा इट्स ओके, नहीं याद आ रहा, कुछ था भी नहीं ऐसा, है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसने पावर दे दी, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हमसे करंट निकलवाना चाह रहा है ना। तो आप क्या करोगे, अच्छा ये कैसे पता चलेगा, बहुत सारे बच्चों को यही समझ नहीं आता।
वो सोचते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि करंट निकालनी है। तो देखो बहुत ही आसान है, हमें यहाँ पर फॉर्मूला है I स्क्वायर RT, एक और फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू VIT। दोनों ही सूरत में तुमको कौन मांगता, तुमको इलेक्ट्रिक करंट मांगता, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब कैसे निकालोगे, तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें गिवन है क्या जिससे तुम करंट की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल गिवन है। देखो अभी हमने किया था, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। सिंस P इज इक्वल्स टू VI, तो यहाँ से करंट कितना होगा, P अपॉन V, इतनी समझ आई। तो करंट निकाल लो, P बोलो कितना 12, V बोलो कितना 12, तो करंट कितनी निकली 1 एम्पियर, ठीक है। करंट तुम्हारे पास कितनी आई 1 एम्पियर, समझ आई इतनी, ठीक है। अब ये जो 1 एम्पियर करंट आई, इसको कहाँ यूज करोगे, हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, उस चीज पर डिपेंड करता है। तो हमें क्वेश्चन ने निकालने को बोला है H बोले तो हीट, है ना। अब देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले, या तो तुम इससे हीट निकाल लो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, या फिर इससे निकाल लो। इससे निकालोगे तो तुम्हें रेजिस्टेंस निकालनी होगी, इससे निकालोगे तो क्या निकालनी होगी, रेजिस्टेंस। इससे निकालोगे डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT और H इज इक्वल्स टू VIT, ये एग्जाम में लिख कर आना दोनों, ठीक है। फिर या फिर जो यूज कर रहे हो वो लिख दो। V बोलो कितना, V है हमारे पास 12, करेक्ट। I कितना, I हमने निकाला 1, टाइम कितना 60, तो 12 6 72, 720 जूल्स, करेक्ट। आया समझ में, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलो I स्क्वायर RT से भी देखते हैं। H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, पहले निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। ओम्स लॉ आता है हम लोगों को, हमने बहुत ही बढ़िया से बहुत बारी पढ़ा है ओम्स लॉ क्या होता है, तो हम जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए रेजिस्टेंस निकालना। तो इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकालो। देखो V बोलो कितना, V हमें दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। करंट हमें दे रखी है 1, तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दो। H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। R कितना है 12, टाइम अगेन 60 लोगे, ठीक है। तो H इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6 अगेन 720, तो यही है आपका आंसर 720 जूल। हमेशा आंसर को ना डब्बे में पैक कर देना, सो दैट हाईलाइट हो जाएगी वो चीज कि हाँ इसको आंसर आता है, करेक्ट। तो प्लीज बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना सीखो, बहुत ही आसान होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड सर्किट डायग्राम how you will find the resistance of the combination if the resistors are connected in parallel, ठीक है। और resistors कौन कौन से, R1 R2 R3, ठीक है। इनको पैरेलल में कैसे करते हैं। Also mention how you will connect the ammeter and voltmeter in the circuit, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है ये भी। एक रजिस्टर, उसने पहले बोला ना पैरेलल में बनाओ, तो हम पैरेलल में बना रहे हैं। थर्ड, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे एक एमीटर, एक बैटरी, ठीक है, और एक हम यहाँ पे लगा रहे होंगे वोल्टमीटर। देखो बेटा वोल्टमीटर हमेशा अक्रॉस दी रजिस्टर लगता है। अच्छा एक चीज सोचोगे आप, और मतलब आपके माइंड में आना चाहिए, वोल्टमीटर अगर अक्रॉस दी रजिस्टर लगता है तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस 3 वोल्टमीटर लगाने चाहिए थे, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। बताइए इसका आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। आई होप डेफिनेटली आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ। फिर से सुनो, मैं ये बोल रही हूँ वोल्टमीटर हम हमेशा अक्रॉस दी रजिस्टर लगाते हैं। तो सिंस यहाँ पर 3 रजिस्टर हैं, तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, तब हमने एक ही वोल्टमीटर क्यों लगाया, हमने इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस, हमें तो 3 वोल्टमीटर लगाने चाहिए थे, पर हमने एक ही क्यों लगाया। आंसर लिखो चैट बॉक्स में फटाफट। चलिए
ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, करंट फ्लो करी, करंट इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, तीनों में गई, फिर कंबाइन हुई एट दिस पॉइंट, फिर इस पॉइंट से आके वापस नेगेटिव में आ गई। ठीक है, चलिए अब इसको हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वो भी हम जानते हैं कैसे, शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, प्लीज आप वो वीडियो चेक कीजिएगा। मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट बोला, लेट सपोज दिस इज R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसमें जा रही है I1, इसमें जा रही है I2, इसमें जा रही है I3। ठीक है, अभी तीनों मिलकर वापस इसमें आ जाएगी, दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो देखिए I इज इक्वल टू I1 मतलब V बाय R1, V बाय R2 प्लस V बाय R3। क्यों मैंने V1, V2, V3 नहीं लिया? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल PV, ठीक है, पैरेलल पोटेंशियल सेम, सुप्रीम कोर्ट सीरीज करंट सेम, वापस बता रही हूँ, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रख लोगे ना तुम्हारी आधी टेंशन खत्म, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे। चलिए अब देखो, सिमिलरली क्या इस करंट को भी मैं V बाय R लिख दूं, R इक्विवेलेंट। ठीक है, सब में से V कॉमन लिया, क्या बचा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V उड़ा दो, क्या बचा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। दिस इज नॉट द प्रॉपर डेरिवेशन, शॉर्ट में बताया है, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ साथ पूरा लिखना है कि नाउ R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। लैंग्वेज में खेलो यार, थोड़ी बहुत कॉपियां भरना सीखो, तभी नंबर मिलेंगे, खाली कॉपी में नंबर नहीं मिलते। ठीक है, देखो इतना समझ। अब बात आती है एमीटर वोल्ट मीटर की, तो एमीटर हमेशा कनेक्टेड होता है इन सीरीज। एमीटर मेजर्स करंट, वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज। देखो, और ये हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलली कनेक्ट होता है अक्रॉस दी रजिस्टर। ठीक है, अच्छा सीरीज में होते हैं तो क्या होता, इंडिविजुअल लगते। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज प्रॉपर समझ आई है कि क्या वोल्ट मीटर, क्या एमीटर, किसको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपके लिए सर्किट डायग्राम भी बनाया, सो दैट आप बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो, ये पूछा गया है 2018 में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगेन एक हमारे पास सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही था प्रीवियस वाला, है ना, जिसमें हमें पूरा डेरिवेशन करना था और लास्ट में हमसे पूछ लिया कि बताओ एमीटर कहाँ कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर कहाँ होता है। ठीक है, तो उसी टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट थ्योरेटिकल है, आपको लिखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल से मेरा मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपको यहाँ कंसेप्ट नहीं लगाना, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल जैसी चीज नहीं है, डेरिवेशन करना है, कॉपी भरनी है, स्टेप्स में खेलना है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ द वायर डिपेंड्स। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड होता है एरिया पर। इसका मतलब इस वाले वायर का और इस वाले वायर को कंपेयर करो तो इसका रेजिस्टेंस होगा कम और इसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, प्लस इस वाले वायर को और इस वाले वायर को कंपेयर करें तो इसका रेजिस्टेंस होगा, देखो इनवर्सली होता है, इनवर्सली मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी ज्यादा और यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी कम। ठीक है, प्लस रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी और किन चीजों पर है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी है ऑन रेजिस्टिविटी, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें भी देखो मैंने फिर बोला आपको यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, स्टेप्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी भरने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली। ठीक है, चलिए बी है, वायर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी whereas ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल्स में क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कंडक्टिविटी बहुत ही बढ़िया होती है, इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो करते हैं, ठीक है। बट ग्लास जो है उसके पास क्या है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट्स व्हाई वो बेड कंडक्टर है और गुड कंडक्टर है, ठीक है। अब चलिए लास्ट है, व्हाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे अलॉयज होते हैं वो हम उसे हीटिंग अप्लायंसेस में ज्यादा क्यों यूज करते हैं। हीटिंग अप्लायंसेस बोले तो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है। ये सब चीजों में हम अलॉय जो हमारा है उसे हम अलॉय में बेसिकली कौन सा वायर यूज करते हैं, तो हम ज्यादा यूज करते हैं नाइक्रोम वायर को, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज क्या होता है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही बढ़िया होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, ठीक है। इसीलिए हम अलॉयज यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि नाइक्रोम वायर क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा करंट आई और फैल गया कि नहीं मैं तो ब्रेक डाउन हो गया, मैं इतनी करंट सहन नहीं कर सकता, नहीं। एलॉयज क्या होते हैं बेसिकली बेटा, एलॉयज मतलब जो मिक्स करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत अच्छी होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है, जल्दी से गिव अप नहीं करते, है ना। ज्यादा करंट आएगी तो भी एक बार को तो टॉलरेट करेंगे। नाउ सो बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, वो भी बिल्कुल इजी है, ओम्स लॉ पर ही बेस्ड होगा। देखो ये जो हमने क्वेश्चन करा है, ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है। सो आपको यहाँ पर जो मैंने डायरेक्टली लिखा है तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में खेलना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें तो बिल्कुल एज इट इज रहेंगी कि प्रोपोर्शनल होता है ये इसके, इनवर्सली होता है इसके, ठीक है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, ठीक है। ये सारी चीजें एज इट इज लिखनी है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, कॉपी तो भरनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ। यहाँ पर आपको एक ऐसी टेबल देखने को मिलेगी और ये टेबल आते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाता है कि ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपने देखा यार कि हर बारी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको ग्राफ दे देंगे अदरवाइज टेबल दे देंगे 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब इस टेबल का क्या काम है, तो देखिए बहुत ही आसान है ये चीज। क्या, देखो values of current flowing through given resistor of a resistance for the corresponding values of potential difference V across the resistors are given as a table, ठीक है। देखो यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, इस टेबल को पहले रीड आउट करना सीखो। आई होप कि मैथ्स में आपको ये टेबल तो रीड आउट करना आता होगा, बचपन में आ जाती है। चलिए देखो इस टेबल का सिंपल मतलब है, यहाँ पे आपको वोल्टेज दे रखा है और नीचे करंट। इसका मतलब अगर उस सर्किट में उस रजिस्टर के अक्रॉस आपने 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो आपको इंटर्न करंट कितनी मिलेगी, दिस इज आई है ना, ठीक है ना, आई है बेटा, ये आपको करंट कितनी मिलेगी 0.1। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया 1 वोल्ट तो आपको करंट मिलेगी 0.2। इस तरीके से आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्लस करंट में एक ग्राफ ड्रॉ करना है, करेक्ट। अब यहां पर देखिए सीधा लिखा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब ये चीज हमारे लिए नहीं है, बिकॉज ग्राफ तो हम सब जानते हैं स्ट्रेट लाइन ही बनता है, ठीक है। अब यहां पर बोला है कि उस ग्राफ के बेसिस पर इसका रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो वो कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले हम जो इसने बोला है ग्राफ बनाओ, तो पहले हम ग्राफ बनाते, फिर उस ग्राफ के बेसिस पर हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस बनाओ, एक वाई एक्सिस बनाओ, बराबर। एक्स एक्सिस पे रखो करंट, वाई एक्सिस पे रखो वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अब देखो आपको ऐसा एग्जाम में लिखना है, ऐसा ही करंट एम्पियर में होती है तो वो चीज यहाँ मेंशन करो, ठीक है। ये आपका वोल्ट में होता है तो वो चीज मेंशन कर दो, क्लियर। अब यहाँ पर आपको करंट में जो वैल्यूज दे रखी है पूरी उठाकर नीचे छाप दो। देखो
0.1, 0.2 अप टू कितना है 0.1, ठीक है, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, थोड़ा सा और एक्सटेंड हमें करना पड़ेगा इसको। बेटा देखो जैसी आपकी टेबल होती है ना एग्जैक्टली वैसा ही बना लिया करो, ठीक है। चलो एक्सिस भी हट गई हमारी, 0.8, 0.9 और फिर लास्ट में है आपका 1, ठीक है। ये आपकी है करंट इन एम्पियर। अब यहां पर कैसे मार्क करें हम, यहां पे तो 0.5, 1 और ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो ईदर यू कैन राइट डायरेक्टली दीज वैल्यूज, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, क्या हम यहां पर 5, 1.5, 2.5 ऐसी वैल्यूज लिख लें। अदरवाइज आप यहां पर एक चीज देख रहे हो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, अब इनके बीच में 3.5 और 4.5 नहीं है, ये चीज का ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहाँ पर 3.5, 4.5 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है। तो जैसा लिखा है आपको ये चीज स्केल तो यार आपको समझ आनी चाहिए कि कौन सी स्केल लेंगे, ठीक है, बिकॉज आपने ग्राफ्स पढ़े हैं ना, तो उसके अंदर देखो अगर आप 0.5 और पूरी स्केल लेते हो फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, है ना। और हमारे पास तो एज सच बार ग्राफ है नहीं, हम रफली बना रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप लिखोगे 1, फिर 2, 3, देन 4, देन 5, ठीक है। अब 0.5 पे है वैल्यू 1, 0.5 पे है वैल्यू 1, 0.5 यहीं पे कहीं पे लाए होगा, उस पे वैल्यू है 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 पे वैल्यू है 2, ठीक है, 1 पे या 0.2 पे वैल्यू है 1, तो यहां पे कहीं होगा। नेक्स्ट 1.5 पे है वैल्यू 0.3, किसकी, करंट की, तो जब करंट की वैल्यू 0.3 होगी तो हमारा वोल्टेज होगा 1.5, मतलब यहां कहीं इन बिटवीन। देन 0.4 जब हमारे करंट की वैल्यू हो जाएगी तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2, तो 0.4 पे यहां लिख दो 2। 0.5 पे जब हमारी करंट 0.5 होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उस टाइम पे, 2.5, कितना होगा 2.5, तो 0.5 पे 2.5 किधर होगा, इधर ही कहीं 3 और 2 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 0.6 पे है वैल्यू 3, 0.6 पे है वैल्यू 3, ओके। अब जब हमारी करंट 0.7 नहीं दे रखा है, 0.8 दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 0.8, ठीक है। तो ये रहा 0.8, इस पे वैल्यू कितनी है 0.8 पे 4, तो 0.8 पे 4। नेक्स्ट आपको 1 दे रखा है, जब करंट 1 एम्पियर हो जाती है, जब करंट 1 एम्पियर हो जाती है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना है 5, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। तो ये रहा हमारा 1 और ये रहा 5। नाउ यू कैन सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बिल्कुल हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 5 उड़ गया क्या, 0.1 पे है 0.5, ठीक है, सॉरी 5। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ग्राफ हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रेट बना है, सिंस यहाँ पर पॉइंट्स देखो क्या हो रहा है ना बेटा, यहाँ पर एक तो पहली बात ये जो मार्कर है ना, ये कभी भी है ना, इसको ऐसा लगता है दौरे पड़ जाते हैं, है ना। तो कभी ये आप इसको एक सिंगल पॉइंट करोगे तो पॉइंट ही नहीं लगेगा, कभी होगा कि आप बोल्ड करोगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आई होप आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ये जो है ना, ये आपकी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, समझ आ रही है ये चीज, ठीक है। तो अब स्ट्रेट लाइन से आप क्या डिनोट कर सकते हो, लेट सपोज यहाँ पे तो ऑल्दो पूछा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन से आप क्या बताना चाह रहे हो, नहीं पूछा ना, बट बहुत बारी क्या होता है आपको एग्जाम में, हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा हमने इस पे क्वेश्चन किया है और हमने उस टाइम पर ये बोला था कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, पूछा था हमसे कि वीआई कर्व जो होता है वो कर्व कैसा होता है, आई मीन शेप ऑफ द कर्व। तो फिर हमने कहा था कि शेप ऑफ द कर्व तो कैसी होती है, स्ट्रेट। अब इस स्ट्रेट कर्व में ये जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ वीआई कर्व, और ये बताता है रेजिस्टेंस। अगर ये लाइन रेजिस्टेंस बताती है तो क्या
इस लाइन से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ इस ग्राफ से बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेजिस्टेंस इज व्हाट, V बाई आई, प्लस इसी के साथ मैंने आपको ये चीज और कही थी कि रेजिस्टेंस इज व्हाट, tan थीटा। रेजिस्टेंस इज व्हाट, tan थीटा। tan थीटा इज व्हाट, y बाय x। y बाय x इज कॉल्ड tan थीटा, बिकॉज tan थीटा मतलब क्या, tan थीटा मतलब स्लोप, है ना। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। और स्लोप को आप डिनोट करते हो tan थीटा से या फिर y बाय x। अब यहाँ पर आप वैल्यूज कैसे लोगे, कैसे इस tan थीटा को निकालोगे? अच्छा, आपको एक चीज और पता होगी, मैथ्स में स्लोप को हम जनरली डिनोट करते हैं m से, ये चीज होती है। स्लोप को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, m से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे, m इज इक्वल्स टू y2 बाय y1 अपॉन x2 बाय x1। y एक्सिस पे कौन, पोटेंशियल डिफरेंस, y एक्सिस पे कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे, देखो y2, अब इस टेबल से भी लिख सकते हो, वहां से भी लिख सकते हो। देखो, ये हो गया आपका, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ले रहे हैं तो ये आपका हो गया y1, दिस वन इज योर y2। सिमिलरली फिर x के लिए हमें यही लेना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, x2 और ये होगा x1। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों वैल्यूज से आपका रेजिस्टेंस निकलेगा, रैंडम इन दोनों वैल्यूज को भी ले सकते हो। देखो, लेट्स सपोज आपने ये दोनों वैल्यूज ली, तो दिस विल बिकम योर y1, दिस विल बिकम योर y2। सिमिलरली ये आपका x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ठीक है। तो कोई भी रैंडम दो वैल्यूज आप ले सकते हो, ठीक है। अब y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0.1। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से कि आपका स्लोप क्या आया। स्लोप मतलब आपका रेजिस्टेंस क्या आया इस VI कर्व का, फटाफट फाइंड आउट करके बताओ। 5 सेकंड्स हैं आपके पास, सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, आंसर निकालो। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा कि आपका रेजिस्टेंस क्या आया इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, ठीक है। जिन्होंने फाइंड आउट कर लिया है क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जिसको समझ ही नहीं आया ना बिल्कुल ही कि क्या है, कैसे हो रहा है, तो प्लीज एक बार तुम लेक्चर जाके देखो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पर हमने क्यों ये सारी हम कहानी लेकर आए, स्लोप की, रेजिस्टेंस की, थीटा की, y बाय x की, ठीक है। तो प्लीज एक बार बेटा वो लेक्चर देखिएगा। अब देखो, m 1 माइनस 0.5 इज व्हाट, 0.5, और ये क्या बनेगा हमारा 1, पॉइंट से पॉइंट उड़ा तो दिस विल बिकम 5। हमारा स्लोप कितना आया, 5। और हम ये जानते हैं कि VI कर्व का स्लोप अगर 5 आया है तो इसका मतलब हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है दिस विल बिकम 5 ओम। ये कितना आ गया बेटा, 5 ओम, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज? अच्छा, इन दोनों वैल्यूज को लेके देखते हैं। y2 माइनस y1 2.5 माइनस 2 कितना बना, 0.5। नीचे x2 माइनस x1 0.5 माइनस 0.4 0.1। अल्टीमेटली कुछ भी आप कर लीजिए यही टर्म बनेगी और कैंसिल आउट होकर आपके पास आंसर क्या बनेगा, दिस 5, ठीक है। तो प्लीज इस तरीके की क्वेश्चन को बिल्कुल रॉन्ग मत करना, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। टेबल दे रखी है, उससे रिलेटेड ग्राफ बना दो, उस ग्राफ से रिलेटेड वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, ठीक है। टेबल से वैल्यूज फाइंड आउट करना कंपैरेटिवली मुझे इजी लगता है और ये इजी भी होता है ना। ग्राफ में अगर वैल्यूज ढूंढोगे तो गुम जाओगे, बेटर है वैल्यूज आपके सामने है, इसी से फाइंड आउट कर लो, क्लियर। इसी से रिलेटेड यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने हर तरीके का क्वेश्चन लिया है, हमने पावर, एनर्जी, देन उसके बाद अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा हमने Q इज इक्वल टू एनी प्लस I इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाले क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, बिकॉज यू नो कि हमने लेक्चर के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए थे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस फॉर्मूले को हमें कहाँ पर पुट करना है और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। MCQ क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आई बिलीव कि आप परफेक्टली एकदम छाप कर आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आनी है आप लोगों को। अगर मुझे इतना ट्रस्ट है आप लोगों पे तो प्लीज बेटा मेरा ट्रस्ट बनाए रखना, तोड़ना मत, ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा लिख के आ जाओ।
ऐसा मत करना प्लीज। यहाँ पर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव की तरह अटेम्प्ट करो, न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल की तरह अटेम्प्ट करो, एमसीक्यू है तो डायरेक्ट टिक मार्क कर दो, ठीक है। अच्छा एक चीज और, बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर एमसीक्यू में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको सजाएंगे, ऑप्शन लिखेंगे, फिर ऑप्शन का लेट सपोज रेंडम बोल रही हूँ, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसका ऑप्शन है सी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रेंडम, ठीक है, तो सी लिखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे 2 मार्क। अरे नहीं भाई यार, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो फिर आप ये फालतू की कारागिरी करते रहो। बट आपके लिए वहां पर इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज ये आपका साइंस का पेपर है एंड साइंस का पेपर कंप्राइजेस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। आपको तीनों चीजें अटेम्प्ट करनी है। बायोलॉजी में आपको ज्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली, बिकॉज उसमें डायग्राम्स होते हैं, लेबलिंग्स होती, ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है, तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो उसके लिए टाइम बचा के रखो। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लस हर एक क्वेश्चन को जिस तरीके का क्वेश्चन है उसी तरीके से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको सारी स्ट्रेटेजी समझ आई है किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए देखो ये वाला क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम। देखो सिंपल सा हम एक सर्किट बना रहे हैं, लट्टू चलाएंगे हम, इसमें क्या चलाएंगे हम, लट्टू, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल और ये हमारा लट्टू। अब इसमें करंट दौड़ने लगी और हमारे लट्टू ने चमकना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो करंट हमेशा, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हम कैसे लेते हैं, करंट ऑलवेज फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे तो करंट ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे गए तो करंट हमारी ऐसे गई, हमेशा दोनों अपोजिट रहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है व्हेन करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब देखो प्लस और नेगेटिव को समझो बेटा, यहां पर दिस इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल एंड दिस इज कॉल्ड लो पोटेंशियल, ठीक है, आ रहे समझ में। अब देखो यहां पर है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, अदरवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है क्या, एक तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस एक और चीज है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब हम क्या करें, तो यहां पे इस केस में यू हैव टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है, और यहां पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पे हम पॉजिटिव नेगेटिव से डिफाइन नहीं करेंगे, दो, अगर हमारे पास सिर्फ वही ऑप्शन होता तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। चलिए तो बेटा क्या होगा ना, बहुत बारी तुम्हें ना मोस्ट अप्रोप्रिएट वाली चीजें सोचनी पड़ेंगी, जैसे स्पेशली इस बार आप लोगों के हिंदी वाले सब्जेक्ट है उसमें ऐसा होने जा रहा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब देखो यार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब उनमें से जो सबसे बेहतर है वो चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही आसान है। देखो द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट, अच्छा देखा है ना, जब भी हमारी आयरन खराब हो जाती है, अगर बाहर रिपेयर कराने जा रहे हो, देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, कोई भी चीज हो खराब हो जाए ना घर में, एक बारी ट्राई किया करो उसको ओपन करके, बाहर तो ले ही जा रहे हो ना, तो एक बार देखो तो सही उसके अंदर क्या है ना, तो ओपन करके
देखा करो क्या है, ठीक है। तो देखो जब आप इलेक्ट्रिक आयरन को ओपन करेंगे तो उसमें एक ऐसी प्लेट निकलती है, कुछ ऐसी शेप की, ठीक है। उसमें ऐसे एक मेटल प्लेट होती है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर जब हमने ऐसी प्लेट देखी है तो बेसिकली ये प्लेट क्या करती है, इस प्लेट की वजह से ही वो पूरा आपका नीचे वाला बेस गर्म हो रहा है। तो ये प्लेट किसकी बनी हुई है, कौन सी, यहाँ पे वही पूछा है कि कौन सा हीटिंग एलिमेंट उसमें यूज किया गया है। इज इट अ नाइक्रोम, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन। तो द करेक्ट आंसर इज, आपको पता भी होगा कि ये क्या है, नाइक्रोम। अब नाइक्रोम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज नाइक्रोम का क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब अगर ज्यादा अमाउंट में एक्सेस में करंट उसके अंदर आ गई तब भी आपकी इलेक्ट्रिक आयरन खराब नहीं होगी, आपकी प्रेस खराब नहीं होगी, है ना। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट भी आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से बढ़िया आपकी प्रेस चलेगी, ठीक है। सो यहां पर आप लिखोगे, ऑल्दो लिखना नहीं है बट फिर भी, इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट कैन विदस्टैंड अप टू लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अच्छी खासी करंट आ जाए तब भी वो विदस्टैंड करेगा, खराब नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, व्हाई नाइक्रोम इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट, तब फिर आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बड़ा ही आसान है वो भी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टर्स दे दिए भैया, उसका रेजिस्टेंस है, एक का 1 ohm, एक का 2, एक का 3, ठीक है। तीनों को कनेक्ट किया हमने पैरेलल में। नाउ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टर शुड बी। अब ये देखो थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसको प्लीज हमेशा याद रखिएगा। आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जो सब, अगर आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 3 जितने भी रेजिस्टर्स उसमें लगे हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर उसका रेजिस्टेंस उसका आएगा वो सबसे छोटे वाले रजिस्टर का जितना रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा। इसका मतलब यहां पर 3 रजिस्टर्स हैं, इसका एक का है 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, ठीक है। अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा, 1 सबसे छोटा। अब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना वो 1 से भी छोटा होगा। पैरेलल की कहानी फिक्स्ड है, ऐसा ही होता है, करेक्ट। आई समझ में। सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है, समझ आ रही है। पैरेलल में क्या होता है, जितना भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। समझ आ गई ये चीज यहां तक क्लियर। अब चलिए देखो इसको प्रूव भी करते हैं। अब यहाँ पे सिंस हम या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। बट लेट सपोज ये अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, आपको बोल दिया जाएगा शो दैट कि ये आपके 1 ohm से भी छोटू है, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो वहां पे आप बड़े ही आसानी से सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, 1 2 3, 3 रजिस्टर हमें दे रखे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। Now 1/R equivalent is equals to 1/1 plus 1/2 plus 1/3। इन सबका एलसीएम आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना बना, 11 ओम। अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, देखो अब यहां पर भी, अब आप सोचो कि यार ये तो आराम से बढ़िया 1 से ऊपर आ रहा है, बट ये भी याद रखो बेटा ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है यार, ये बड़ी चीज नहीं है, हमने बहुत बारी डिस्कस भी करी है, बट क्या होता है हम ना यहाँ पर आकर जल्दी जल्दी में फिर वो गलत कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा पैरेलल में R इक्विवेलेंट उसका रिवर्स होगा, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, 6/11। अब नीचे बड़ी डिजिट आ गई तो ऑब्वियसली ये 1 से छोटा ही
होगा। तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो अप्रोक्सीमेटली 1 ओम से कम ही आएगा डेफिनेटली, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है लेस देन 1 ओम। क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत ही बढ़िया से समझ आई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वन, पक्का लास्ट वन क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, अभी तक चीजें समझ आई है, आगे भी आएंगी। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है। इसके बाद उसमें करंट कितनी थी? 0.5। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? अब देखो बहुत सारे फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हमें क्या चीजें दे रखी है, हमें पावर निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हमें करंट पता है, तो हम बड़े ही आसानी से यहाँ पर लिख देंगे पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगा दो, इसके बाद आपकी कहानी सॉर्ट है। देखो क्या होता है ना, न्यूमेरिकल का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, गिवन टर्म्स लिखो, फॉर्मूला क्लिक करवाओ दिमाग में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वैल्यूज पुट करो, इतना इजी सॉल्व हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बस आपको क्लिक होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो पावर निकालना है, 220 वोल्ट गिवन है, करंट है 0.5, ठीक है। एक पॉइंट हटाओ, नीचे आएगा 10, ठीक है। इस 0 से ये 0 उड़ गया, पावर क्या आई आपकी 110 वॉट। इतना ही इजी है इसे सॉल्व करना। देखा कितना इजी लगा, मतलब हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है 110 वॉट, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। इससे ज्यादा टफ पेपर इलेक्ट्रिसिटी से बोर्ड्स में नहीं बनेगा, ठीक है। और यकीन मानिए बेटा, अगर आप मेरे साथ सारे क्वेश्चंस बराबर से सॉल्व कर पाए हैं, बढ़िया से हर एक आंसर आपका करेक्ट आया है, तो आपकी कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी में मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले, दिस इज तो फॉर श्योर। अब यही साथ मुझे आपका मैग्नेटिज्म में भी चाहिए, लाइट में भी चाहिए, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई होप आज का सेशन आपने बहुत ही बढ़िया से एंजॉय किया है, ऐसे ही हमारे साथ बनिए रहिएगा। साथ साथ लाइट और मैग्नेटिज्म के भी क्वेश्चंस हम इसी पैटर्न में करेंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, उसमें असर्शन रीजन भी होता है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊंगी। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए, जो 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट हमारी फैमिली और ग्रो हो सके, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच।